अस्सलामुअलैकुम। सोचें जब हमने किडनी की बात की थी और हमने बात की थी कि कैसे इफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल्स होती हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये है एफरेंट आर्टीरियोल जो ग्लोमेरुलस की तरफ जा रही है और यहाँ पर एक पूरा गुच्छा है ब्लड वेसल्स का। और फिर आती है इफरेंट आर्टीरियोल जो इस ब्लड वेसल के गुच्छे से बाहर निकलती है। और हम जानते हैं कि ये ब्लड वेसल्स घिरी हुई होंगी बाउमेंस कैप्सूल से। और हमने फिर मुख्तलिफ नाम दिए थे मुख्तलिफ हिस्सों को, जैसे कि नेफ्रॉन, और फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनली, और इसके बाद ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और मैं इसको बना रही हूँ एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के दरमियान, वो भी जानबूझकर। और ये वो जगह है जहाँ सारी मुख्तलिफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपस में मिलती हैं इस कलेक्टिंग डक्ट में। और इस वीडियो में मैं इस टुकड़े पर मज़ीद गौर करना चाहूँगी जहाँ एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल आकर मिल रही हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, और कैसे इनके बीच में है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखिएगा जैसे जैसे मैं इस तस्वीर को बड़ा बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं एफरेंट आर्टीरियोल से। ये कुछ ऐसी होती है। ये मैं एंडोथेलियल सेल्स बना रही हूँ जो इस आर्टीरियोल की लाइनिंग करते हैं, यानी कि अंदर वाली एक तरह से कह लें कि तय होती है। और जाहिर है इस दूसरी तरफ भी वही एंडोथेलियल सेल्स हैं हमारे पास, लेकिन अब ये ग्लोमेरुलस से बाहर जा रहे हैं। तो ये आ रहे हैं और ये वाले जा रहे हैं, और ये वाली यहाँ पर ये है इफरेंट आर्टीरियोल और ये दूसरी वाली है एफरेंट आर्टीरियोल, और खून इसमें इस सिम्त में बहेगा। तो ये तो हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, और इन दोनों के दरमियान है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इसको भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। और ये हैं वो सेल्स जो इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द होते हैं। और यहाँ पर कुछ बड़े ख़ास सेल्स भी होते हैं और इनको मैं मुख्तलिफ रंग में बना लेती हूँ। इनको कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये असल में ट्यूब्यूल का हिस्सा ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ख़ास होते हैं, तो इसलिए इनको मैंने ऐसे बनाया है। तो ये आ गई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हैं आपके मैक्यूला डेंसा सेल्स। अब जो अगली चीज़ है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप सोचें और याद रखें कि आर्टीरियोल्स में सिर्फ एक लेयर नहीं होती। हम जानते हैं कि आर्टीरियोल्स में कई सारी लेयर्स होती हैं। जो अंदरूनी लेयर है जिसको ट्यूनिका इंटिमा कहते हैं वो हैं एंडोथेलियल सेल्स, और यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स भी होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक और लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, जो यहाँ पे होती है इन स्मूथ मसल सेल्स के साथ। तो हमारे पास है ये लेयर स्मूथ मसल सेल्स की, और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से करीब से देखें और बड़ा करके देखें, आप देखेंगे कि यहाँ कुछ दिलचस्प सेल्स भी मौजूद हैं। इनको मैं नीले रंग में बना रही हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये थोड़ा मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये बड़े मिलते जुलते हैं स्मूथ मसल सेल्स से। तो एक तरह से ये हैं स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स। तो इन दो नए सेल टाइप्स को भी यहाँ लेबल कर देती हूँ। ये हैं स्मूथ मसल सेल्स और ये होते हैं एफरेंट आर्टीरियोल वाली साइड पर। कुछ कुछ दूसरी साइड पर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरफ ही पाए जाते हैं। और फिर आपके पास हैं ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। काफ़ी मुश्किल नाम है ये, और अगर आप इनको माइक्रोस्कोप से देखें ये भरे हुए होंगे ग्रैन्यूल्स से, तो कभी कभी इनको इस वजह से ग्रैन्युलर सेल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं थोड़े ग्रैन्यूल्स भी बना लेती हूँ, छोटे छोटे हरे ग्रैन्यूल्स। और आप जानते हैं कि ये सेल्स होते हैं वेसल्स की दोनों तरफ। तो अभी तक मैं 4 सेल टाइप्स के बारे में बात कर चुकी हूँ। अब एक आखिरी सेल टाइप को भी यहाँ बना लेते हैं और इसको देख लेते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर ऑरेंज रंग में बना लेती हूँ। इनको कहते हैं मेसेंजियल सेल्स, और ये मेसेंजियल सेल्स यहाँ मौजूद होते हैं अमूमन स्ट्रक्चर फ्राहम करने के लिए। ये यहाँ होते हैं इस पूरी चीज़ को एक जगह फिक्स्ड रखने के लिए, ताकि जो ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन हैं ये आपस में करीब रहें और इस पूरी चीज़ का स्ट्रक्चर भी सही तरीके से अपनी जगह पर रहे। तो
ये हैं आपके मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में एक साथ सोचें, ये सब चीज़ें यहाँ इस सफ़ेद बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, जो मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में एक साथ आप सोचें, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स, फिर ये एंडोथीलियल सेल्स, ये स्मूथ मसल सेल्स और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और आखिर में ये मेसेंजियल सेल्स। जब इनको एक साथ लेते हैं, इस पूरी चीज़ को कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। काफ़ी मज़ाहिया लफ्ज़ है, लेकिन इन सब सेल्स को इस नाम से ही बुलाते हैं एक साथ अगर इनकी बात की जा रही हो। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर जो है याद रखने की वो ये कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का मकसद है रेनिन को रिहा करना या रिलीज़ करना। तो ज़रा सोचें कि अब ये जो रेनिन है ये कहाँ है। तो मैंने ज़िक्र किया था इन छोटे ग्रैन्यूल्स का यहाँ पर, और ये सारे के सारे इन सब में भरा हुआ होगा रेनिन। तो ये छोटे ग्रैन्यूल्स जब ये अपने आप को डालते हैं ब्लड वेसल में, ये है आपका रेनिन, और फिर ये रेनिन अपना रास्ता बनाएगा इस एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर और फिर ये जाएगा ग्लोमेरुलस से और दूसरी तरफ से ये बाहर निकलेगा एफरेंट आर्टीरियोल से होते हुए। तो ये है तरीका रेनिन के रिहा या रिलीज़ होने का। लेकिन जो चीज़ अभी तक हमें समझ में नहीं आई है वो ये कि ये सब होता कैसे है। क्यों ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ये क्यों और कैसे रिहा करते हैं रेनिन को, इसका ट्रिगर क्या है, इसकी वजह क्या है। तो आए थोड़ी बात करते हैं ट्रिगर्स के बारे में। ये जानने की कोशिश करते हैं कि अहम ट्रिगर्स कौन से हैं जिनकी वजह से रेनिन रिहा होता है। तो यहाँ हैं असल में 3 आम ट्रिगर्स जिनके बारे में हमको पता है। सबसे पहले है लो ब्लड प्रेशर। तो ये वाले सेल्स महसूस करेंगे, मैकेनिकली इनको महसूस होगा कम ब्लड प्रेशर। तो फिर ये कहेंगे कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, प्रेशर कम है, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। ठीक है, तो हम अब रिहा करेंगे रेनिन। तो पहला ट्रिगर यहाँ पर हो गया आपका लो ब्लड प्रेशर, और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इनको बराह रास्त सेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 भी लिख लेती हूँ ऐसे, ये यहाँ पे सेंस किए जाते हैं। अब जो दूसरा सेल ट्रिगर है वो है नर्व सेल ट्रिगर, और मैंने अभी तक ये यहाँ पर बनाया भी नहीं है। तो याद रखें कि ये एक तरह की ब्लड वेसल है। यहाँ पर हमारी 2 लेयर्स के साथ हमारी एंडोथीलियल लेयर और फिर ट्यूनिका मीडिया लेयर। अब यहाँ पर एक बाहरी या आउटर लेयर भी होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। नाम से ही लगता है कि ये बाहर की है, एक्सटर्नल से आता है एक्सटर्ना। और हमारे पास एक ब्लड वेसल ये भी है। तो हमारे पास हैं ये सारी लेयर्स ब्लड वेसल्स की, और ये 2 ब्लड वेसल्स कर रही हैं मर्ज और फ्यूज़ एक दूसरे में यहाँ पर। लेकिन इस बाहरी लेयर में आपके पास होती हैं छोटी नर्व एंडिंग्स, इनको मैं पीले रंग में बना लेती हूँ। और याद रखें कि नर्व्स ख़त्म हो सकती हैं इस लेयर में, इस ट्यूनिका एक्सटर्ना लेयर में। तो ये हैं आपके पास सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, और ये आती हैं और बैठती हैं अपनी छोटी एंडिंग्स के साथ बिल्कुल इन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स पर। तो ये बैठी हुई हैं यहाँ पर, और जब ये फायर करती हैं इस वजह से जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स अपना रेनिन बाहर निकालते हैं। तो दूसरा ट्रिगर जो है वो है सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है, अब हमारे पास है एक और ट्रिगर, हमारा तीसरा ट्रिगर, और ये वाला असल में थोड़ा सा दूर है, और ये है मैक्यूला डेंसा सेल्स। तो इनका जिक्र मैंने पहले किया था और मैंने कहा था कि ये ख़ास हैं, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया था कि ये ख़ास क्यों हैं। तो ये मैं आपको अब बताती हूँ। तो होता यह है कि ये मैक्यूला डेंसा सेल्स ये बैठे हुए हैं यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये बस महसूस करते हैं कि क्या बाहर आ रहा है, और ये देखते हैं सोडियम को बाहर आते हुए, और ये देखते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ बहुत सारा सोडियम है या बहुत कम सोडियम है।
और जब ये सेंस करना शुरू हो जाते हैं कि सोडियम जो बाहर आ रहा है इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये बहुत कम है, सोडियम की तादाद काफ़ी कम बाहर आ रही है, तो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आप इसके बारे में सोचें तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा सोडियम नहीं होगा वो इसलिए या इसकी वजह ये है कि यहाँ पर सोडियम मौजूद ही नहीं है, या फिर यहाँ पर तो असल में जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करता है सेंस कि सोडियम की तादाद कम है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्ट्रेशन के स्टेज पर सोडियम अंदर नहीं आ रहा, और ये एक तरह से रिफ्लेक्शन हो सकती है लो ब्लड प्रेशर पर। तो जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं जब ये सेंस करते हैं कि सोडियम के लेवल्स कम हैं, तो जो असल में वो चीज़ सेंस कर रहे हैं वो है लो प्रेशर इस ग्लोमेरुलस में। तो अगर कम प्रेशर है ग्लोमेरुलस में तो यही शायद वजह है कम सोडियम लेवल्स की, और अब ये भेज देते हैं एक सिग्नल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। तो कम सोडियम इस मैक्यूला डेंसा में, इसका मतलब ये हुआ कि फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस में वो बहुत कम था। तो ये करते ये हैं कि ये भेज देते हैं एक छोटा मैसेंजर जो जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स तक, और ये मैसेजेस या ये मैसेंजर है एक छोटा मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये है एक लोकल मैसेंजर जिसका मतलब ये है कि ये इन सेल्स के करीब ही अपना काम करता है। कभी इसको पैराक्राइन हार्मोन भी कहते हैं। ये भेजेगा सिग्नल मैक्यूला डेंसा सेल से जक्स्टा ग्लोमेरुलर, इनसे कहेगा कि ये है एक ट्रिगर, हमने सेंस किया है कि कम सोडियम है और हमें लगता है कि ऐसा हुआ है कम प्रेशर की वजह से। ये वाला है नंबर 2 और ये वाला है नंबर 3। तो ये हैं वो 3 ट्रिगर्स जिनकी वजह से रेनिन जो है वो रिलीज होता है या रिहा होता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये यहाँ पर है एक तस्वीर रेनिन की, ये तस्वीर है इस मॉलिक्यूल की, लेकिन जब मैंने बात की थी रेनिन के बाहर आने की इन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से, मैं चाहती हूँ कि आपको सिर्फ थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये दिखने में कैसा होता है। तो ये है यहाँ पर एक 3D तस्वीर इस प्रोटीन की। याद रखें कि ये एक प्रोटीन हार्मोन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोटीन है जिसमें ये सलाहियत होती है कि ये एक सेल को दूसरे सेल से बात करने देता है जो थोड़ा सा दूर होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हुआ होगा कि गुर्दों में या किडनीज़ में रेनिन की प्रोडक्शन यानी कि इसका बनना और इसका रिहा होना किस तरह पेश आता है। तो आज के लिए इतना ही।